हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंजन ट्यूटोरियल्स पे एक और बार। और आज हम लोग फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। इसके पहले आपको दो बायोलॉजी के चैप्टर और दो केमिस्ट्री के चैप्टर हमने डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग फोर्स चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा प्रेजेंट बैच चल रहा है क्रैश कोर्स का और आई होप कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिएगा, मैं उनको आपके साथ डील जरूर करूंगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। फोर्स। फोर्स होता क्या है? पहला बात कहा जाता है इट इज एन एक्सटर्नल कॉज व्हिच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को बदलता है या बदलने का क्या करता है? ये प्रयास करता है। तो जो बदलता है या बदलने का प्रयास करता है वो बाहरी प्रभाव है कौन? फोर्स। कौन है वो? फोर्स। याद रखिएगा बात को, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल कॉज है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को, इनिशियल स्टेट को, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो उसका मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, उन सबको बदलता है या बदलने का प्रयास करता है कौन? फोर्स। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? आगे मेरी बात समझ में? फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। क्लास 9th में भी चैप्टर था फोर्स, उसमें पढ़े थे आप लोग कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद आ रहा है? ठीक है, तो पहले उनको समझ लीजिएगा और रिकॉल कर लीजिएगा चीजों को कि फोर्स हमने दो तरह का पढ़ा था वहां से, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? अ टाइप ऑफ फोर्स इन विच बोथ बॉडी आर फिजिकली इन टच। जब दो बॉडी फिजिकली टच में होंगे और दोनों के बीच में कोई एक्शन हो रहा है तब उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक एक अपने मैग्नेटिक सब्सटेंस को थोड़ा फार डिस्टेंस से ही पुल और रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। वहां पे मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि फिजिकली टच होने पे हो, दूर से भी प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, कुछ सेपरेट से ही हम लोग उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब फोर्स कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? कॉन्टैक्ट। कैसा है? कॉन्टैक्ट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो हम लोग को इसमें डिस्कस क्या करना है? हम लोग को इसमें डिस्कस करना है फोर्स के बाद ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। पहले कुछ टाइप ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानना है कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब कहां मूव करे? स्ट्रेट लाइन में। कहां मूव करे? स्ट्रेट लाइन में। जब पर्टिकुलर एक्सिस में एक फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करता है तो उस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन या फिर क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। कोई दिक्कत नहीं? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर दूसरा बात करें हम लोग, ट्रांसलेशन मोशन के अलावा हमारे पास क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी कहां मूव करे? एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ मूव करे। एक फिक्स्ड, देखो रोटेशनल और सर्कुलर में अंतर होता है। सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सर्कुलर पाथ में, जैसे सपोज किया जाए कि एक सर्कुलर रोड है, एक रिंग रोड है, ठीक है, एक ऐसा रोड है, ठीक है। अब इसमें एक साइकिलिस्ट चल रहा है, साइकिलिस्ट कभी ऐसे ही चल सकता है? चलेगा ना? है? एक्सिस फिक्स है सब जगह? नहीं ना, यहां से दूरी अलग है, यहां से दूरी अलग है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। तो इस तरह के मोशन में जहां बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन है। ये क्या है? लेकिन फैन का घूमना, हमारा जो फैन घूमता है, फैन कैसे घूमता है? एक पर्टिकुलर एक्सिस पे घूमता है, घूमता है ना। इसका जो सर्कल बनेगा इतना ही बन सकता है हमेशा, इससे आगे पीछे बढ़ेगा क्या? कभी नहीं बढ़ेगा। ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पाइवट हो, फिक्स हो, तब वो क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर पाथ में तो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत? सर्कुलर और रोटेशनल अलग अलग। अभी तक एक ही मानते थे क्या? समझ में आ गई बात यहां तक? कोई दिक्कत? इसमें एक फिक्स्ड एक्सिस पे घूमता है। हाँ, एक्स में पाइवट पॉइंट होगा जहां से बॉडी जुड़ा हुआ होगा, जिसके अराउंड वो रोटेट करेगा। सर्कुलर में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर में सर्कुलर पाथ पे वो फ्रीली मूव करता है।
उसका पाथ सर्कुलर होगा। समझ में आ गया बात? अब देखिएगा, बात समझिएगा, जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव करता है तब बॉडी में अगर वो पाइवट पॉइंट से फिक्स्ड मूव कर रहा है तो उसमें एक टर्निंग इफेक्ट डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? टर्निंग। जैसे आप दरवाजा जब भी खोलते होंगे, जैसे ये दरवाजा इस जगह से फिक्स है अगर, ठीक है, अगर ऐसा दरवाजा है, अगर ऐसा दरवाजा होगा घर पे कहीं, घर पे कैसा दरवाजा दरवाजा का होगा, तो यहाँ से फिक्स होता है और यहाँ पे एक हैंडल होता है ना? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? अच्छा, तुम कल से क्लास के बाहर बैठे। यहाँ से जहाँ से फिक्स होता है वहां से पकड़ के जब हम लोग खोलते हैं तो वो नहीं लगता कि अगर इसको रोकने वाला ना हो तो पूरा एक राउंड घूम जाएगा? फील होता है दरवाजा खोलते वक्त? अगर कोई उसको रोकने वाला नहीं हो तो पूरा क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा। इस वाले जहाँ से क्लिप किया हुआ है उस जगह से पूरा ऐसे गोल घूम जाएगा। पता है ना, बहुत सारा दरवाजा इतना कहीं पार्क वगैरह में होता है ऐसे, जिसको वो पूरा ऐसे गोल घूमता है। पटना हाई स्कूल याद है, उसका सेकंड वाला गेट के पास है, उसमें बैठ के बच्चा सुबह झूलता है, वो है गेट वास्तविक में, ठीक है। तो वो वहां पे भी क्या देखने को मिलता है तुम्हारा, वहां पे देखने को मिलता है रोटेशनल मोशन। क्या देखने को मिलता है? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक पाइवट पॉइंट में बॉडी रोटेट करता है, ठीक है, और इसी रोटेशन ऑफ द बॉडी जो पाइवट पॉइंट के अराउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टर्निंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। और यह टर्निंग इफेक्ट जो बॉडी में डेवलप कर रहा है रोटेशनल मोशन टू द पाइवट पॉइंट के कारण से, वह टर्निंग इफेक्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज पे डिपेंड करता है कि हाउ मच फोर्स यू अप्लाई टू रोटेट द बॉडी, कितना है द फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। हां, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसी कारण से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, आपने दरवाजा का हैंडल हमेशा किनारे ही देखा होगा दरवाजे के, कभी दरवाजा का हैंडल पाइवट पॉइंट के नजदीक देखे हो क्या? कभी सोचे हो क्यों? फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोर्स है टर्निंग इफेक्ट वाला, वह पहला चीज तो डिपेंड करता है हाउ मच फोर्स यू अप्लाई, और दूसरा चीज डिपेंड करता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट, यहां से कितना दूरी पे आप लगा रहे हैं फोर्स, जितना ज्यादा दूरी पे आप लगाइएगा उतना ज्यादा आपको टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत नहीं आता? तो टॉर्क किस किस बात पे डिपेंड करता है? टर्निंग इफेक्ट बॉडी का, मोमेंट ऑफ फोर्स, हाउ मच फोर्स यू अप्लाई एंड हाउ फार फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट दैट फोर्स विल बी अप्लाइड, ठीक है। कितना दूर पाइवटेड पॉइंट से आप उस फोर्स को लगा रहे हो और कितना फोर्स लगा रहे हो, इन दोनों चीजों पे आपका टॉर्क डिपेंड करेगा। इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आता? तो टॉर्क हमारा समझ में आ गया आपको। टॉर्क का ऐसा यूनिट समझ में आ गया, न्यूटन मीटर होता है। सीजीएस बोलेगा तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 1 न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने बोलेगा तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। और केजी मीटर पर सेकंड इसको चेंज कर सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ठीक है, 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, 3 to 5 to 7, 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, that is the 10 to the power 7 टाइम सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बुक में ऐसे लिखा हुआ, गूगल में देखो, बुक में कैसे लिखा हुआ है? 1 न्यूटन मीटर 10 to the power 5 टाइम, तो डायरेक्ट है। और क्या 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे? फोर्स बराबर क्या पढ़ो? मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़े हो ना? और मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
पुट कर दिए 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और केजी को ग्राम में चेंज कर दिए, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में छोड़ दिए। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या कहलाता है? डाइन कहलाता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या कहलाएगा? डाइन कहलाएगा। 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर। कोई मिला के बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में निकालना है तो इसको हम लोग लिखते हैं केजीएफ मीटर, केजीएफ गुना मीटर, और सीजीएस में क्या हो जाएगा यहीं पे? जीएफ मीटर की सेंटीमीटर, जीएफ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ में आ गया बात? टॉर्क का यूनिट है, याद रखिए चीजों को, आसान है, ठीक है। ये पूछा हुआ है डायरेक्ट में 1 न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर से पूछ देता है क्वेश्चन। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया बात? तो मोमेंट ऑफ फोर्स में टॉर्क समझ में आ गया, उनका यूनिट समझ में आ गया, टर्निंग इफेक्ट होता है क्या समझ में आ गया, किस किस बात पे डिपेंड करता है समझ में आ गया, ठीक है। अब चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। अब जब भी चीज मूव करता है, जैसे टर्निंग इफेक्ट जब भी बॉडी में आएगा, जैसे आप कभी टैप खोले हो, टैप नल खोलते हो ना, तो नल में हाथ से चलता है, एक अंगुली इधर और एक अंगुली उधर, एक चलता है क्लॉकवाइज और एक चलता है एंटी क्लॉकवाइज। चलता है, क्यों चलता है? चलता है ना। घड़ी कैसे चलता है? घड़ी कैसे चलता है? देखो घड़ी कैसे चल रहा है, तुम्हारा घड़ी चल रहा है ऐसे, चल रहा है ना। घड़ी कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। कोई दिक्कत? देख लो ना, जैसे तुमको दिखा कर देखो, ये चल रहा है ना, ये इस साइड से चल रहा है ऐसे। ये हो गया तुम्हारा क्या? क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एक मूवमेंट तुम्हारा इसके अपोजिट हो, इसके क्या हो? अपोजिट हो, वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा ना। जब घड़ी के विपरीत चलोगे तो क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, न्यूटन का नियम का पढ़ोगे कि हमेशा किसी भी बॉडी का तो आपने न्यूटन्स का बात सुना होगा, न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे, उसमें एक बात आपको याद आ रही है क्या कि कभी भी किसी भी बॉडी के एक पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमेशा पेयर ऑफ फोर्स लगता है, कपल ऑफ फोर्स काम करता है। अकेला फोर्स किसी बॉडी को स्टेबल नहीं रख सकता है। अगर वो रेस्ट में भी है तो उस पे एक फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा होगा और एक फोर्स नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहा होगा। तो ऑलवेज फोर्स विल बी अप्लाइड इन अ बॉडी इन अ पेयर फॉर्म। इज इट क्लियर? याद रखिएगा मेरी बात। रोटेशनल मोशन में कैसे कपल फोर्स काम कर रहा है? वेरी गुड। जैसे आपने ये पत्थर वाला खेला है क्या, वो रस्सी बांध कैसे पत्थर नचाने वाला, याद आ रहा है कुछ? उसको ऐसे फेंक के पतंग पकड़ते थे, याद आ रहा है? इस पे काम किए हो, अचीवमेंट है जिंदगी का, ठीक है। नहीं किया वो नहीं बताइए, फीलिंग को समझो जाता है, ऐसे कैसे बता दे तुमको। देखो जैसे उस पत्थर को ऐसे घुमाते घुमाते कभी छोड़ दो, पत्थर हमेशा कहाँ जाएगा? बाहर की ओर जाएगा ना। तो एक फोर्स, कोई तो फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर ना, तब ना उस पत्थर को बाहर की ओर लेके चला गया। और एक फोर्स तुम्हारे हाथ उसको कहाँ लगा रहा है? घुमाने में अपने अंदर की ओर लगा रहा है ना। तो एक फोर्स अंदर की ओर हो गया और एक फोर्स बाहर की ओर हो गया। रोटेशनल मोशन में पेयर ऑफ फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल टैप में कैसे लग रहा है? टैप में कैसे लग रहा है देखो, एक बार तुम्हारा टैप इसको इधर तक कर दिया, टैप कैसे खोलते हो? ऐसे खोलते हो क्या टैप? ऐसे खुलता है टैप? अंगूठा से खुल जाएगा टैप खाली? अच्छा ऐसे से छोड़, टैप छोड़, ये बॉटल देखो, ये बॉटल का ढक्कन ऐसे खुल जाएगा बॉटल? ऐसे खुलेगा? कैसे खोलना पड़ेगा? ऐसे ऐसे खोलना पड़ेगा, नहीं खोलना पड़ेगा? ये ऐसे करके ऐसे ऐसे काम किया, ठीक है, काम किया ना, बात खुल जाएगा। बात समझे कि नहीं? एक ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहां जा रहा है, बदमाश नहीं करो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नहीं जा रहा है?
इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमेशा पेयर ऑफ फोर्स लगता है जब भी रोटेशनल मोशन कराना होता है, तो क्या लगता है? पेयर ऑफ फोर्स, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बात समझ में आ गया? और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको आपको लेना पड़ेगा क्या? पॉजिटिव। क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव। याद रखिएगा इस चीज को, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बहुत यूजफुल होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं? नेगेटिव। हां, गलती नहीं करो, क्लॉकवाइज नेगेटिव, हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता? बहुत सारा एग्जांपल आपके बुक्स में दिए हुए हैं, एग्जांपल देखोगे जल्दी से किताब में। एग्जांपल दिए हुए हैं टू शट और ओपन अ डोर वाला, कॉमन एग्जांपल मोमेंट ऑफ फोर्स का। ठीक है, उसमें भी तुम्हारा टॉर्क लगता है। दूसरा दिया हुआ है सर्कुलर स्टोन को टू अपर मूवेबल सर्कुलर स्टोन ऑफ ए हैंड फ्लोर ग्रिंडल्स, जो वो चक्की पे पीसते हो, है ना, वो भी तुम्हारा इसका एग्जांपल है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है, तीसरा नंबर एग्जांपल है स्टीयरिंग जो चलाते हैं। कैसे चलाते हैं स्टीयरिंग? देखो, एक इधर की ओर हाथ है, एक हाथ उधर की ओर जाता है, पता है ना स्टीयरिंग कार वाला। ठीक है, तुम्हारा चलता है स्टीयरिंग, तो वो क्या है? तुम्हारा कपल है, पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई होता है उस पे। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, बाईसाइकिल में भी दिया होता है, दो एक्सेल रहता है बाईसाइकिल में, देखना आगे जितना जहां पे पैडल है वहां बड़ा एक्सेल है, और पीछे जहां पे चक्का वहां पे छोटा सा एक्सेल रहता है। उन दोनों पे क्या होता है? तुम्हारा मूव करता है। ठीक है, तो उस पे भी रियर व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और आगे वाला तुम्हारा क्लॉकवाइज घूमता है। रेंच भी काम करता है तुम्हारा। रेंच कैसे काम करता है? देखो रेंच कैसे काम करता है, जिधर तुम्हारा हैंडल घूमेगा उसका अपोजिट तुम्हारा नट घूमेगा। जिधर तुम्हारा रेंच का हैंडल घूमेगा उसका अपोजिट तुम्हारा क्या घूमेगा? नट घूमेगा। वो सब कैसे काम करता है? तुम्हारा कपल पे काम करता है। ठीक है, कंक्लूजन यही है सारे एग्जांपल से कि टर्निंग ऑफ ए बॉडी जो होता है वो डिपेंड करता है कितना फोर्स तुम लगा रहे हो और कितने दूरी से फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस से तुम उस फोर्स को अप्लाई करोगे उतना ज्यादा बॉडी में टर्निंग इफेक्ट होगा। पहले पढ़ा चुके हैं कि बॉडी का टर्निंग इफेक्ट, how much force you applied on a body and from how much far distance, that means perpendicular distance from the pivot point you applied that force। इन दोनों चीजों पे हमारा टर्निंग इफेक्ट बॉडी का डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? अब बॉडी में जब पेयर ऑफ फोर्स लगेगा तो बॉडी रोटेट करेगा, करेगा ना, तो इसी पेयर ऑफ फोर्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्स। कपल। क्या बोलते हैं? कपल। बात समझ में आ गया? कपल का डेफिनेशन अगर आएगा तो इसका कपल का डेफिनेशन अगर आएगा तो लिख देंगे, whenever a pair of force that is applied on a body to provide a rotational motion, yeah, torque, that pair of force together is called a couple। clear? कोई दिक्कत नहीं आता? तो कपल जो होता है बॉडी में हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? टर्निंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा? टर्निंग इफेक्ट। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, और ये दोनों जो फोर्स उसमें लगेंगे वो इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स लगेंगे, इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स, और अलोंग द सेम लाइन लगेंगे, अलोंग द सेम लाइन लगेंगे। कपल वाला देख लो, टैप का एग्जांपल दिया हुआ है, चाबी खोलने का एग्जांपल है, वाटर वाला जो बता रहे थे, रेंच वाला एग्जांपल है, सारा तो है ही। ठीक है, जितना बताया वो सब है इसमें। मोमेंट ऑफ कपल वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम है। मोमेंट ऑफ कपल निकालने का फार्मूला, कोई भी फोर्स ले लेंगे और कपल आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विलिब्रियम पे आते हैं, कुछ खास नहीं इतना। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ गया बाबू आपको? वो समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा है कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चीजों को मैं थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूँ लेकिन समझ में आना जरूरी है। बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रहा है आपको? अभी आसान लग रहा है। आसान लग रहा है ना? अभी तो आसान लगता है, बस टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टेस्ट रेडी रहिएगा, किसी दिन गिरेगा माथा पे। हिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री वाला, हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री तो सिविक्स के साथ लेंगे, पहले केमिस्ट्री वाला टेस्ट दी, 2 चैप्टर हो गया केमिस्ट्री का। चलिए आगे देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडीज। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वर्ड हमेशा यूज करते हैं जब दोनों साइड किसी भी चीज का अमाउंट क्या हो, इक्वल हो।
क्या अमाउंट इक्वल हो। ऐसे हम लोग बचपन से ट्राई करते हैं ना, उसको एक ऐसा जगह पे टिकाए कि वो हमारा गिरे नहीं। ट्राई किए कि नहीं किए हो? हर बच्चा का ट्राई करता है कभी ना कभी जिंदगी में कि उसको ऐसे करके रख दे कि ना उधर गिरे ना इधर गिरे, रुक जाए। या स्विच को बीच में फंसाना चाहते हैं कि वो पता नहीं किस बार का चूल है, लेकिन सब फंसाना जरूर चाहता है कि क्यों ना स्विच को हम बीच में रोक दे। ठीक है, तो वो जो बीच में रोकना चाह रहे हो या फिर एक बॉडी को स्टेबल करना चाह रहे हो एक पॉइंट पे, वो सब तब को कब पॉसिबल है जब दोनों साइड अमाउंट ऑफ फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों साइड अमाउंट ऑफ फोर्स क्या हो जाए। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब समझ में आएगा कि वो वही पॉइंट है जहां पे बॉडी स्टेबल होता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए बॉडी का, जीरो हो जाए। इसका जीरो हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक माइनस होकर जीरो हो जाए। वैसे बैलेंस हुआ है तो अटका दिया है तुझे, तो ये जीरो हो गया ना। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के पास टैलेंट है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, तो हमारे पास काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और दोनों साइड अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी मोशन में है और वो बैलेंस है तब क्या बोलेंगे उसको, जैसे बहुत सारे लोग सर्कस में दिखाता है रस्सी पे चल के दिखाता है ना, ठीक है, वो सब क्या है, मोशन में है लेकिन दोनों साइड क्या रखता है, अपने आप को बैलेंस रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वहां पे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा। जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में फोर्स लगा है उतना ही फोर्स कहां लगेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट में ही फोर्स लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर रिजल्टेंट कोई फोर्स पूछा उसमें वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, हमेशा वैल्यू जीरो होगा। क्लियर, समझ में आ गया बात। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में मैंने देखा कि बॉडी एक रिजल्टेंट जीरो फोर्स लेके कंटेन करता है, एक स्टैटिक पोजीशन और डायनेमिक पोजीशन में मेंटेन रखता है बॉडी को, स्टैटिक वाला स्टैटिक में, डायनेमिक वाला डायनेमिक में। क्या होता है पता चल गया इक्विलिब्रियम में। जैसे अगर मैं कहूं कि ये पेन अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, कारण क्या है, कारण ये है कि the force that is applied by the pen in my hand are equal to the force that is applied by the hand in the pen। पेन के द्वारा जो हमारे हाथ में फोर्स लगाया जा रहा है और हाथ के द्वारा जो पेन पे फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। दोनों का वैल्यू फोर्स क्या है, इक्वल है। एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। नेट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो हो जाएगा तो हमारा बॉडी किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में। शांत पड़ा हुआ है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत। अब एक कांस्टेंट हाइट में कोई प्लेन मूव कर रहा है, या कांस्टेंट हाइट में कोई प्लेन मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट हाइट में कोई प्लेन मूव कर रहा है तो प्लेन किस अवस्था में कर रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक में भी, स्टैटिक में रुका हुआ होता है, मूव कर रहा है ना कांस्टेंट हाइट पे। एरोप्लेन जाके कांस्टेंट हाइट पे लगातार उसी हाइट पे सेम स्पीड से मूव करते जा रहा है, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत। अगर मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए बोला जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो वही बात है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यहाँ पे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। कोई खास इसमें बात है नहीं, याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ट्राई कर लीजिएगा, सारे एक ही फॉर्मूले पे बनेंगे। वही तुम्हारे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मोमेंट वाले को इक्वेट करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। अगर पूछ दिया हुआ है क्वेश्चन, इससे एक ब्लू रंग का चार्ट है आपकी बुक में, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है। क्लियर है बात। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वह पॉइंट है जिस जगह पे आके उस पूरे बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप कभी बाइक से, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ कैसे इक्विलिब्रियम में नहीं कर सकते, इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा ना। जैसे इक्विलिब्रियम में तो नहीं कर सकते ना, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे फिक्स नहीं होता है। जैसे बॉडी का शेप साइज जब चेंज होता रहेगा ना, या आप एंगल चेंज करोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलते रहता है। जैसे हम लोग कभी भी गिरना चाहेंगे, ठीक है, तो देखना सबसे पहले जैसे डूबोगे सबसे पहले क्या डूबता है,
सर डूबेगा। क्या डूबेगा? सर। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? हमारे नेवियल में, हमारे नेवियल्स में। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है कि बॉडी को शांत रखने के लिए सुबह सुबह बहुत सा आसन होता है, एक्सरसाइज होता है जो नेवियल से रिलेटेड होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप एक जगह एकत्रित करोगे तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके ऊपर बॉडी क्या करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया बात। बॉडी का वह पोजीशन, वह पॉइंट जहां पे अलजेब्रिक रिजल्टेंट सम क्या होगा, सारे फोर्सेस का जीरो हो जाएगा। अब बात समझो कि बॉडी में सबसे पहली बात मास और वेट की अगर हम बात करें, मास और वेट की हम अगर बात करें तो मास क्या होता है और वेट क्या होता है? ठीक है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। देखो ऐसा एक बात बोलो, हम लोग एक कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं आपको कि एक होता है वेट और एक होता है वेग। ये पता है क्या आप लोग को? ये दोनों अलग चीज है। ठीक है, हम लोग जो घर दुकान में जाके 1 किलो चीनी मांगते हैं वो क्या मांगते हैं? वेट मांगते हैं कि वेग मांगते हैं कि मास मांगते हैं? हम लोग वेग मांगते हैं। क्या मांगते हैं? वेग। बात समझ में आ रहा है? वेग मतलब मास मतलब क्या होता है पहले समझो। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर, पदार्थ का निर्माण जिन छोटे छोटे कणों से हुआ है उन सारे कणों के समूह को एक साथ उसका द्रव्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसका द्रव्यमान बोलेंगे, या उसका मास का डेफिनेशन है कि पार्टिकल्स दैट आर रिस्पांसिबल टू मेड अप ऑफ द मैटर, दोस पार्टिकल्स कलेक्टिवली टुगेदर कॉल्ड अ मास। क्लियर है? वेट क्या होता है? whenever that mass will be product with the acceleration due to gravity, the gravitational force that is developed by the earth surface on that particle together with the mass is called the weight। जब उस मास पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोडक्ट कर देते हैं तब हमारे पास क्या निकलता है? वेट। क्या निकलेगा हमारे पास? वेट। अब ये वेट नहीं मांगते हम लोग, क्योंकि सोचो कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग 1 किलो चीनी मांगे हैं, 1 किलो चीनी मांगे हैं, तो वह 1 किलो चीनी जो है हमारा, उसमें अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे 9.8 से, 1 किलो तो तुम्हारा मास होता है वो, तो क्या होता है उसका? मास हो गया। 1 किलो तो पार्टिकल है ना उसमें, उन सारे पार्टिकल को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वजन निकलेगा। तब क्या निकलेगा? वजन निकलेगा। लेकिन जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो बात हम लोग करते हैं उसके भार की। उसके ये वजन हो गया, ये भार हो गया। भार, मास और वेट अलग सेम है नहीं। ठीक है, बोलने की बात है। जो तौलते हैं वो क्या होता है? उसका भार होता है, वेग होता है। ठीक है, वेग को बोलते बोलते हम लोग वेट बोलने लगे। समझे बात को? ये डिफरेंस है। ये एक ही तरह का सिमिलर देखने वाला चीज है, इसलिए कंफ्यूज कर रहा है इंसान को। और बोलचाल की भाषा में उतना मैटर नहीं करता चीज आप कैसे बोलते हो, काम होने से मतलब होता है हम लोग को। इसलिए वेग और वेट को हम लोग एक ही मान चुके हैं बोलने वालों में। बुक में ध्यान दीजिएगा, वेट लिखा हुआ नहीं होता है। कभी पढ़िएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इन लिटरेरी मैथमेटिक्स में 2 kg वेग ऑफ व्हीट, 2 kg वेग ऑफ शुगर, वेग होता है। तो आपने वहां भी ध्यान नहीं दिया कि टी छूटा हुआ है, आपको लग रहा है वो मिसप्रिंट है। ठीक है, तो मिसप्रिंट नहीं है, वो वेग होता है और ये वेट होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वेग तुम्हारे मास पे डिपेंड करता है और वेट तुम्हारा मास और ग्रेविटी दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो बॉडी का वेट के बारे में बात हो रही है कि जब बॉडी का वेट मतलब जो उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर्ड है। ठीक है, तब ना बॉडी का वेट कहा था कि चांद पे जाओगे तो 1/6 हो जाएगा। क्यों? जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। कहा था कि बॉडी का वेट सबसे ज्यादा कहां पे होगा? इक्वेटर पे, पोल पे, इनसाइड द ग्रेविटी, इनसाइड द अर्थ या इन द स्पेस। बॉडी का सबसे ज्यादा वेट होगा पोल पे। पोल पे मैक्सिमम ग्रेविटी लगता है पोल पे। पोल पे क्या लगेगा? कैसे? ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। करता है कि नहीं करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर क्लास 9 में पढ़े हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मच मोर मास, मच मोर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ो ना, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स आर डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the distance, square of distance between them। याद आ रहा है क्या ये वाला फॉर्मूला? देखो तो, F equal to G m1 m2 by r square। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हो 9th में? पढ़े हो ना?
देखा था ना, कोई बात नहीं, पाप है सब, ठीक है। समझ में आ गया बात? ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। तो जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो हमारा अर्थ जो स्लाइटली ओवल है, अर्थ का अगर एक्चुअल शेप पूछे कैसा होता है? जियोइड होता है। वेरी गुड। ऐसा होता है अर्थ का एक्चुअल शेप? जियोइड। अब बहुत पता ही नहीं चल रहा जियोइड क्या होता है भैया? पता है मुझे, जियोइड नहीं पता है कि जियोइड क्या होता है। अर्थ का शेप नारंगी सुने, संतरा सुने हैं, जियोइड कौन सा फल है जो अभी तक नहीं पता चला था हम लोग को। तो जियोइड कोई फल नहीं है संतरा नारंगी वाला। जियोइड का मतलब होता है वो अर्थ का एक्चुअल सरफेस तो ऐसा ना हो, नहीं कहे कि कहीं पानी होगा कहीं कुछ होगा तो वो गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, होगा नहीं होगा? तो ऐसा शेप जो अनइक्वल है सब जगह से, इस तरह के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोइड। क्योंकि हम लोग मान लिए सीधा पानी को भी जमीन मान लिए, पानी अर्थ है क्या? यहाँ पे मान लीजिए कि समुंदर है, तो समुंदर में जमीन तो ऐसे ना आ गया होगा, तरह से पानी भरा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर से पानी भर गया ऐसे आके, ऐसा नहीं ना है कि पृथ्वी के ऊपर पानी रखा हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी में ग्रुप्स बन के पानी होंगे, ऐसे करके कहीं गड्ढा बना हुआ होगा, वहां पे पानी है, फिर ऐसा करके कहीं पहाड़ निकला हुआ होगा, ऐसा सरफेस ऐसा हो गया, ऊपर हो गया होगा, तो पृथ्वी पे सब कुछ है, तो इरिवेलेंट शेप है उसका। ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोइड। याद रखिएगा। तो देखो अगर हम इक्वेटर पे खड़ा होंगे, ये इक्वेटर हमारा, यहाँ खड़ा होंगे, ठीक है, और हम पोल पे खड़ा होंगे, तो ज्यादा पृथ्वी का मास कहाँ फील करेंगे? पोल पे करेंगे ना, क्योंकि पोल पे पूरा पृथ्वी आ रहा है मेरे साथ, हैं? करेगा ना? पोल पे मेरे पास पूरा पृथ्वी आ रहा है, और जैसे ही कोई कहता है कि जैसे तुमने कहा कि कोर पे, कोर कहाँ है? कोर तो ऐसा ना है बाबू, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, तो कोर तो यहाँ है अंदर, इस जगह पे कोर है, ठीक है, और पृथ्वी तो ऊपर से है, बात समझ आ रहा है ना? कोर तो अंदर है, तो हम कोर के पास पहुंच जाएंगे तो मेरा मास क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, और मास घटेगा तो मेरे पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? घट जाएगा। अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंच जाएंगे तो मास ही नहीं मिलेगा, मास नहीं मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं मिलेगा। क्लियर? आया बात समझ में? तो आपके बुक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था शायद, मुझे याद आ रहा है कि प्रीवियस ईयर में मैं देखा हूं कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट को दे देगा, मान लो कोई ऐसा डायग्राम दे देगा, अब बोल देगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाइए, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाइए। कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट करके उसको एक पिन करके इस जगह उसको स्टेबल करके किसी दीवार में लगा देना, और तो अच्छा से पॉज लेते हैं, काटने में आराम हो हमको, इसलिए रुकता है तो रुक जाते हैं, तो पता चला कि वो इसे करके काटना पड़ता है पीछे से, हल्का सा आवाज ऐसे वाला आता है बीच में, नहीं होता कि आधा बात बोलते बोलते बीच में से काट दी, इसलिए रुक के काटते हैं। तो अगर मैंने इसको प्लेस्ड कर दिया किसी दीवार पे, उसके बाद मैं क्या करूंगा? बार बार घुमा के इस जगह से लाके यहाँ से इसको हर जगह से क्या करूंगा? मैं स्केल से लाइन क्रॉस करूंगा, हर पॉइंट को यहीं पे चिपका के घुमा घुमा के इसको लगाऊंगा और क्रॉस करूंगा। जैसे सपोज करो ये मेरे पास बुक है, ये मेरे पास बुक है, ठीक है, इरेगुलर है, ये तो रेगुलर है लेकिन इरेगुलर मान लेते हैं, तो क्या करेंगे ना, इसको एक बार यहाँ लगाएंगे, लाइन क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, इसको दोबारा लाके फिर लाइन क्रॉस करेंगे, फिर इसको इस वाले कांटे पे लगाएंगे, फिर लाइन क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर लाइन क्रॉस करेंगे, फिर लाइन क्रॉस करेंगे। तो जिस जगह से सारा लाइन हमारा क्रॉस करेगा, जिस पॉइंट पे हमारा सारा लाइन क्रॉस करेगा, वह पॉइंट हमारा उस ऑब्जेक्ट का क्या देगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और रेगुलर ऑब्जेक्ट का आप एक बार प्यार से उसको पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रॉड का, स्फेयर का, सब दिया हुआ है उसमें, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि किसका कहाँ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि उससे आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही तुम्हारा बैलेंस पॉइंट होता है बॉडी का। मैं शुरुआत में बता रहा हूं कि बॉडी उसी जगह पे स्टेबल करेगा जहां पे बॉडी का क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं सर्कुलर मोशन को थोड़ा पहले आपको बता रहा था कि जब भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो दो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। एक मैंने आपको वो पत्थर और रस्सी वाला एग्जांपल दिया कि अगर रस्सी को पकड़ के घुमाते हो तो एक फोर्स लगता है बॉडी का किधर, बाहर की तरफ, और एक फोर्स तुम उसको बॉडी को मूव कराने के लिए अंदर की ओर लगाते हो। तो जो फोर्स तुम बॉडी के टुवर्ड्स के सेंटर लगा रहे हो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की ओर तुम लगा रहे हो, और वो रियल फोर्स होता है। क्या होता है? रियल फोर्स होता है। और उसका वैल्यू भी होता है उस फोर्स का, क्या, सेंट्रीपिटल का, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है। और एक फोर्स होता है जो तुम बॉडी तुम्हारा बाहर की ओर फील कर रहा है, टेंजेंशियल। कैसा फोर्स है वो? टेंजेंशियल। ध्यान दोगे मेरी बात पे। टेंजेंट हमेशा सेंटर से कितने डिग्री पे होता है? सेंटर से 90 डिग्री। 90 डिग्री। पढ़े हो ना मैथ्स में कि टेंजेंट हमेशा सर्कल से कितना, सर्कल के सेंटर से कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक फोर्स बॉडी के बाहर की ओर लगता है, वह फोर्स तुम्हारा टेंजेंशियल लगता है। कैसा लगता है? टेंजेंशियल, मतलब टेंजेंट की ओर लगता है। टेंजेंट हर जगह कहां पर कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। कितना बनाएगा? और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्यार से, एकदम प्यार से क्या बुलाते हैं? सीडो फोर्स। मतलब यह झूठा फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। बस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ हम लोग यह कंसीडर कर लेते हैं कि एक फोर्स बॉडी के सेंटर की ओर लग रहा है तो एक फोर्स बॉडी के बाहर की ओर भी लग रहा होगा, तभी बॉडी का मोशन स्टेबल है, अदरवाइज बॉडी मोशन में नहीं रह पाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको सीडो फोर्स मानते हैं, और उसको यह भी मानते हैं कि उसका वैल्यू भी किसके इक्वल है? तुम्हारा सेंट्रीपिटल के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल के इक्वल होता है। बात समझ में आ गया? उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r। डिफरेंस में आएगा तो पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट होगा कि एक आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर, एक इनवर्स टू द सेंटर, एक रियल फोर्स, एक पॉसिबल फोर्स। क्लियर? समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से टुवर्ड्स द आउटसाइड लगता है, सॉरी सेंटर से बाहर की ओर लगता है, फ्रॉम द सेंटर टू आउटसाइड, और वह हमेशा सेंटर से टेंजेंशियल लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। सीडो फोर्स होगा, ऐसा कोई फोर्स होगा नहीं, इमेजिनरी फोर्स है, मान लिया गया है, और इसका वैल्यू सेंट्रीपिटल के इक्वल मानते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा बॉडी का वेट, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। हाँ, बॉडी का वेट अगर कंसीडर किया जाता है कहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही बॉडी का वेट कंसीडर होता है। पूरा बॉडी का वेट वहीं पे आके स्टे करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है मेरी बात? तो चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। टिक लगा लोगे जल्दी से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में फैक्टर अफेक्टिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी। दूसरा है 1 न्यूटन वाला कन्वर्जन जो दिया हुआ डाइन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और जितने भी एग्जांपल उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जांपल बहुत जरूरी है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ कपल, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम उससे ज्यादा जरूरी है काइंड से। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ऑब्जेक्ट और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कहाँ है वो याद कर लीजिएगा। और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में दोनों का डेफिनेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल और क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, और कुछ एग्जांपल है, सैटेलाइट का मोशन हो गया, या फिर तुम्हारा ऑर्बिट में, अर्थ में प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ऑर्बिट में प्लैनेट्स कैसे रोटेट करते हैं, या हम लोग छाछ से मट्ठा निकालते हैं ना, वो सब तुम्हारे को किसमें आता है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का एप्लीकेशन है, वो तो रीड कर लीजिएगा एक बार, बस नहीं। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम बताइए। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, पेज नंबर, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम वही ना है, वो तुम्हारा उस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वही तो कंडीशन फॉर है। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0, और तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स उसमें जितना भी लग रहा है सब 0 होना चाहिए। क्लियर है? आसान चैप्टर था, इन सब से मार्क्स अच्छे से जो भी आएंगे वो प्यार से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो
या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। गुड।